हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संस्कृति मंत्राल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो हमारे पास चैप्टर 1 है क्लास 10 मैथ्स का। तो इसके जो कुछ नोट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याओं के पीछे बहुत काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम उसे जान लेते हैं। ओके, सो हम पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है हमारे पास में। तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो वन से स्टार्ट होकर और आगे जितने भी नंबर्स हमारे पास में हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड शो ऑन। ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर और जितने भी नंबर्स है, ओके, तो ये 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण करती है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होती है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड शो ऑन। आगे जितनी भी है, तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं और ये 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं। ओके, तो अब जानते हैं पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। अब हमारे पास में कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास में है जो ऋणात्मक संख्याएं, वो कौन कौन सी हो सकती है? -1, -2, -3, -4 एंड शो ऑन। ओके, तो ये नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। एंड अब जो धनात्मक संख्याएं वो क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैं बताऊं तो 0 ऋणात्मक में भी आता है और धनात्मक में भी आता है, इसलिए इसे कुछ इस टाइप से लिखते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एंड यहाँ पर -1, -2, -3 एंड -4 एंड आगे के जो भी है इसमें जैसे कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो मिलकर इंटीजर्स बनाती हैं। इन सबको इंटीजर्स कहते हैं। अब हम जानते हैं आगे, यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर्स। और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हमारा जो इस चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें आधा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, वो परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। इसलिए हमें इसे काफ़ी ध्यान से समझना होगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो मैं सिंपली पहले आपको बता दूं
कि जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो क्या आती है। तो वह सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। तो p अपॉन q यहाँ पर क्या है? p अपॉन q यानी कि जिन्हें हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप से जो संख्याएं होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं। अब इसमें जो p अपॉन q है वो क्या है? तो p यहाँ पर एक इंटीजर है, पूर्णांक, q भी एक इंटीजर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि p में हम कोई भी इंटीजर यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें सभी इंटीजर्स आते हैं, कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पर, माइनस का हो या प्लस का हो। ओके, यानी इसमें आएंगे ऑल। बट जो q है उसमें भी सभी इंटीजर्स आएंगे, लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा बस। तो इसे इसका मतलब ज़ीरो के अलावा सारे इंटीजर्स q की जगह पर यूज हो सकते हैं। एंड प्लस एंड माइनस मतलब हम ये भी लिख सकते हैं 1/2, 2/1, -2/3, -3/2। इस टाइप से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस टाइप से कुछ नहीं आने वाला। देखिए मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये भी आ सकता है 0/1, लेकिन 1/0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि जगह पर ज़ीरो कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर ज़ीरो, देखिए हम क्या करते हैं ना कि हमें 1 के लिए एक ऐसी मल्टीप्लाई ढूँढनी होती है जो 0 बन जाए। तो 1 की अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। लेकिन 0 के लिए हमारे पास ऐसी कोई मल्टीप्लाई नहीं है कि 1 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो 0 का अगर हम इस टाइप से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो वो इनफिनाइट होगा। ओके, इसलिए 0 को क्यू में नहीं रखते, 0 को क्यू के प्लेस पे नहीं रखते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़े अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अब हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ओके। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक इसी के अपोजिट है, परिमेय संख्याओं के अपोजिट है ये, जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस अभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। हाँ, तो जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स कहलाती है। एक एग्जाम्पल के साथ में हम इसे देखते हैं, जैसे कि अंडर रूट वाली संख्याएं, √2, √3, √5, इस टाइप से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो p अपॉन q के रूप में हम उन्हें नहीं लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे इस टाइप से भी तो लिख सकते कि √2/1, है ना? बट मैं बता दूं कि √2 p और q एक इंटीजर है, लेकिन √2 कोई इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ क्या होते हैं? माइनस और प्लस के जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। ओके, और ये कोई इंटीजर नहीं है, इसका मतलब हम इसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अब कुछ कंडीशन है अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के लिए कि किस टाइप से परिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे पास में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है?
अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। एंड सेकंड है इसमें दशमलव प्रसार शांत व अशांत। आगे एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए हमें इसे डिटेल से पढ़ना होगा। ओके, तो हाँ, अब देखिए दशमलव प्रसार शांत व अशांत है। इससे क्या मतलब है इसका कि हमारे पास कुछ दशमलव में जो संख्याएं आती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। दशमलव में हमारे पास कौन सी संख्याएं थी, जैसे 2.5, 7.2, 3.6, इस टाइप से हमारे पास जो दशमलव में संख्याएं आती हैं, अगर उनका दशमलव प्रसार शांत है, इससे इसका क्या मतलब है, दशमलव प्रसार शांत यानी कि कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2.22222 ऐसे आता रहे और आगे आगे चलता ही रहे। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म तो होता नहीं है, तो यानी कि ये अशांत है और ये शांत है। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है, शांत यानी कि एक दो नंबर्स के बाद में वो ख़त्म होता जा रहा है, उसका कोई एंड है, तो वो शांत है और वो परिमेय संख्या है। बट अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि उसका एंड ही नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत, यानी कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। बट ये जो है इसका तो एंड ही नहीं हो रहा है, 2 आए जा रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है और इसका अशांत है। ओके, तो ये कंडीशन भी इसमें होती है, ये आगे सेटिस्फाई करने के लिए है हमारे पास में, एक्सरसाइज में इसका यूज है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं आगे की कंडीशन। हाँ, तो देखिए अब इसमें है पाई कैसी संख्या है, पाई हम जानते हैं ना, पाई कैसी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय। तो मैं बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सोचोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7, तो ये एक परिमेय संख्या क्यों नहीं, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख पा रहे हैं ना। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, मतलब पाई का मान डेफिनेटली 22/7 नहीं है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई का मान लगभग उसके होता है, यानी कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई 22/7 के लगभग होता है। इसीलिए हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में ताकि आसानी हो जाए, इसलिए हमें 22/7 दिया जाता है कि पाई का मान आप 22/7 रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो ये इसमें कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई। और अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमारे पास आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने हमने नंबर्स पढ़े वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, तो हमारी वास्तविक संख्याएं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और हम जानते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर में है, तो वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से हम आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक डिवाइड करने के लिए है। देखिए यहाँ पर मैं एक भाग कर रही हूँ, 3 का भाग हम 20 में देंगे, तो हम जानते हैं कि 3 6 18 एंड 2 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच गया। ओके, तो ये जो 3 है ये है हमारे पास में भाजक यानी कि डिविजर। ये जो 20 है ये हमारे पास में भाज्य यानी कि डिविडेंड। 6 है हमारे पास में भागफल। इसे कहते हैं कोशेंट। और ये 2 है हमारे पास में शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ऑलराइट, सो अब हम इसे एक इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 20 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 2। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और प्लस 2 करेंगे तो 20 ही हमें मिलेगा। अब हम इन्हें कुछ शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि भाजक है, इसे डिनोट करते हैं B से। भाज्य है, इसे डिनोट करते हैं A से। और जो भागफल है उसे डिनोट करते हैं Q से। शेषफल को हम डिनोट करते हैं R से। तो अगर हम इस फॉर्मेट के अनुसार चलें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बनकर आता है जो कि है 20 यानी कि डिविडेंड A इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 यानी कि B इंटू Q प्लस 2 है हमारे पास में रिमाइंडर यानी कि R। तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला बनकर आया है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम इसे बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। ओके, तो बुक में इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस टाइप से दी गई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है? 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और जो b है वो r से बड़ा होना चाहिए। तो हमने इस फॉर्मूले को तो इस फॉर्मेट को तो प्रूफ कर दिया है, बट अब इसे समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने वही डिवाइड फिर से ली है। तो जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो हमारा शेषफल होता है वो या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, और जो हमारा b यानी कि भाजक होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है। तो यही यहाँ पर कहा गया था, r 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा b यानी कि भाजक है वो हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यही थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।